नमस्कार विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। और व्याख्यानों की जो अपनी श्रृंखला है उसमें आज का जो हमारा व्याख्यान है वो रहेगा राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम पे। इससे पहले वाले जो व्याख्यान थे उसमें हम राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण को समझ चुके हैं। चूँकि ये जो पूरे की पूरी यूनिट है, इस यूनिट में राजनीतिक विज्ञान से संबंधित जो आधुनिक अवधारणाएं हैं उनका पूरा का पूरा एक सेक्शन बनाया हुआ है। तो इसी सेक्शन में से, इसी वर्ग में से हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं राजनीतिक व्यवस्था। तो राजनीतिक व्यवस्था भी राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति की तरह, राजनीतिक आधुनिकीकरण की तरह है, एक नवीनतम अवधारणा है। इस अवधारणा का जो विकास है वो 1950 के बाद ही हुआ है। और डेविड स्टन को ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक जो व्यवस्था है, पॉलिटिकल जो ऑर्डर है, सिस्टम है, उसको अध्ययन के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है या इसके अध्ययन को आगे बढ़ाने वाला जो राजनीति विज्ञानी है उसका नाम डेविड स्टन है। तो डेविड स्टन को हम मान सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था उपागम, इसको हम उपागम की भांति पढ़ेंगे क्योंकि ये भी राजनीति या पॉलिटिकल साइंस है, उसके अध्ययन का एक उपागम है। राजनीति व्यवस्था का अध्ययन करके हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो राजनीति व्यवस्था अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा, हमें समझना है। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा उसका जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि हम राजनीतिक व्यवस्था जो शब्दावली है उसका ठीक से अर्थ समझ लें कि राजनीतिक व्यवस्था है वो क्या है और किस तरह से ये हमारे लिए उपयोगी है। तो राजनीतिक व्यवस्था को पहले से मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है आपके लिए। टॉपिक का नाम है राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। मैं आपको बता चुका हूँ, एक जनरल जो सवाल बनता है यहाँ पे, छोटा सवाल बनता है, वो ये बनता है कि राजनीतिक व्यवस्था उपागम या राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन का जो श्रेय है या राजनीति विज्ञान में इस राजनीति व्यवस्था शब्दावली है उसको प्रयुक्त करने का जो श्रेय जाएगा वो जाएगा डेविड स्टन को। या हम कह सकते हैं कि अमेरिकी जो राजनीति विज्ञानी है उनको ये श्रेय हासिल है। तो राजनीतिक व्यवस्था शब्दावली को हम पढ़ें या इसको अर्थ के हम जानें, इससे पहले हम राजनीतिक व्यवस्था शब्दावली को तोड़ देते हैं और पहले हम राजनीतिक शब्द का अर्थ जानेंगे, उसके बाद में हम व्यवस्था शब्द का, और इसके बाद में समग्र रूप से हम ये पढ़ेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था है वो क्या है। तो राजनीतिक पॉलिटिक्स की परिभाषा है या पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पहले के जो व्याख्यान है वो उस पर पूरे बने हुए हैं, आधा घंटा का व्याख्यान है। लेकिन आज हम मोटे तौर पर केवल कुछ एक वाक्यांश में या एक वाक्य में हम ये जानेंगे कि राजनीति क्या है। तो राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा का निर्माण हम करेंगे आपके सामने। इससे पहले हमें राजनीतिक शब्द को समझना है। तो मैंने बोर्ड पर लिखा है राजनीतिक, समस्त राजनीतिक क्रियाएं, शक्ति, प्रभाव, सत्ता, उसको हम मोटे तौर पर राजनीतिक बोलते हैं, पॉलिटिकल बोल देंगे उस चीज को। अर्थात ऐसी सभी क्रियाएं जिसमें शक्ति निहित हो या शक्ति का प्रयोग किया गया हो या फिर प्रभाव का प्रयोग हुआ हो या फिर सत्ता का प्रयोग हुआ हो, ऐसी सभी तरह की जो क्रियाएं हैं वो राजनीतिक क्रियाएं कहलाती हैं, उनको हम बोलेंगे राजनीतिक। अगर कहीं भी किसी भी व्यवस्था में, किसी भी समाज में, किसी भी राज्य में, राष्ट्र में शक्ति, प्रभाव और सत्ता का प्रयोग हुआ है तो मोटे तौर पर हम ये कहेंगे ये चीजें राजनीतिक हैं। राजनीतिक शब्द की एक और परिभाषा हम कर सकते हैं कि राजनीतिक जो निर्णय होंगे वो बाध्यकारी होते हैं, समस्त समाज पे लागू होते हैं। अगर कोई निर्णय, कानून, नियम ऐसा हो जो बाध्यकारी हो, सबके लिए समान हो, बराबर रूप से लागू हो, तो वो अपने आप में राजनीतिक है। तो राजनीतिक शब्द को हम पहले पढ़ रहे हैं। राजनीति का मतलब ऐसी सभी क्रियाएं उसमें निहित हैं जहां पे शक्ति, प्रभाव और सत्ता का प्रयोग किया जा रहा है या हो रहा है। तो ये तो है राजनीतिक। फिर देखो व्यवस्था शब्द है। व्यवस्था शब्द अपने आप में, सिस्टम जो शब्द है वो व्यवस्था शब्द है, वो अपने आप में एक विशेष श्रृंखला या एक विशेष तरह की जाल का निर्माण करता है। तो हमें समझना है कि व्यवस्था क्या है। तो कि व्यवस्था की जो परिभाषा है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका वाक्यांश, इसका अर्थ जानते हैं। व्यवस्था का अर्थ मैंने यहाँ पे लिखा है अंतः क्रियाओं का समुच्चय। अंतः क्रियाओं का समुच्चय। अगर मान लीजिए क्लास में प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट के बीच में अंतः क्रियाएं हो रही हों आपस में, तो इसको हम एक व्यवस्था का नाम दे सकते हैं, या महाविद्यालय की या कॉलेज की शैक्षिक व्यवस्था इसको हम बोल सकते हैं। तो देखो व्यवस्था जो होगी ना उसमें अंतः क्रियाएं होंगी आपस में। व्यवस्था के बहुत सारे घटक हो सकते हैं। मान लीजिए स्कूल की व्यवस्था है तो उसमें टीचर, प्रिंसिपल या फिर और जो इसके जो प्रशासनिक ढांचा है वो सारे के सारी उस स्कूली व्यवस्था या स्कूली शिक्षा की जो व्यवस्था है उसके बहुत सारे घटक हैं। तो हमें समझना है कि अंतः क्रियाओं का समुच्चय होगा। अंतः क्रियाएं होंगी स्कूल के प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों के मध्य, स्कूल के प्रिंसिपल के मध्य, स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स के मध्य, टीचर्स और स्टूडेंट्स के मध्य, और ये कह सकते हैं कि अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के मध्य जो अंतः क्रियाएं हो रही हैं उन सभी अंतः क्रियाओं को हम जोड़कर ये कह सकते हैं कि एक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है, और इस व्यवस्था को हम बोलते हैं स्कूल व्यवस्था, ये बोल सकते हैं।
ठीक वैसे ही महाविद्यालय में भी हो सकता है ऐसा काम। तो अंतः क्रियाओं का जो समुच्चय है उसको हम व्यवस्था के नाम से जानेंगे। अब हम बात करते हैं व्यवस्था की। तो व्यवस्था को थोड़ा सा अगर हम वाइड करें तो व्यवस्था का निर्माण कैसे होगा, व्यवस्था के गुण क्या होंगे। किसी भी व्यवस्था में, अगर कोई व्यवस्था स्कूल की हो, महाविद्यालय की हो, समाज की हो, परिवार की हो, किसी भी व्यवस्था में हम मोटे तौर पर मुख्यतया 4 उसके गुण देखते हैं इस व्यवस्था के। लेकिन 4 गुणों में से 3 गुण हैं वो उसमें होने आवश्यक हैं। 3 गुण होंगे तो उसको हम व्यवस्था बोल सकते हैं, अदरवाइज तो ये व्यवस्था नहीं है, ये ठीक से कार्य नहीं कर रही है। तो मैंने व्यवस्था के 4 गुण आपके लिए लिख के रखे हैं। इन 4 गुणों में से कोई 3 गुण तो कम से कम व्यवस्था में होने ही चाहिए। डेविड स्टन ये मानते हैं कि व्यवस्था में कम से कम इन 4 में से 3 गुण होंगे तो वो व्यवस्था ठीक से कार्य कर रही होगी, या उस स्थिति के लिए हम व्यवस्था शब्द काम में ले सकते हैं। पहला, व्यापकता। व्यवस्था है वो अपने आप में एक व्यापक क्रिया है या व्यापक समूह है। उस व्यापकता इसकी सेंस में है कि सभी संबंध अंतः क्रियाएं उस व्यवस्था की का हिस्सा होंगी, ये हमें देखना है। सभी संबंध अंतः क्रियाएं। मान लीजिए मैं अभी आपको एक स्कूल व्यवस्था के बारे में बता रहा था, तो स्कूल में टीचर, प्रिंसिपल, प्रशासनिक विभाग, अभिभावक, बच्चे, ये सब थे। लेकिन इनके अलावा भी, इन 5 घटकों के अलावा भी ऐसे सभी सोर्स, सभी घटक जो टीचर के साथ जुड़े हुए हैं, प्रिंसिपल के साथ, क्लास टीचर के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, गार्जियंस के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी क्या होंगे, उस व्यवस्था के घटक होंगे। तो सभी संबंध अंतः क्रियाएं व्यवस्था में शामिल की जाएंगी। तो अपने आप में व्यवस्था है वो एक व्यापक होती है, ठीक है। व्यवस्था है वो जुड़ती चली जाएगी। अगर हम स्कूल व्यवस्था को मैं आपको पुनः बताऊं तो स्कूल व्यवस्था में हम बात कर लें तो स्कूल व्यवस्था में टीचर होगा, प्रिंसिपल होगा, स्टूडेंट होंगे। लेकिन ये टीचर किसी के साथ जुड़ा हुआ है, प्रशासनिक ढांचे के साथ, शिक्षक जुड़ा हुआ है, या गार्जियन जुड़े हुए हैं, या बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वो सारे के सारे उस स्कूल व्यवस्था के घटक होंगे। तो व्यवस्था है वो अपने आप में व्यापक होनी चाहिए, एक अन्योन्याश्रय। प्रत्येक घटक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। टीचर प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, और बच्चे अभिभावकों के साथ, या फिर क्लास टीचर के साथ। कहने का मतलब है एक व्यवस्था के जितने भी घटक हैं, जितने भी बिंदु हैं, जितने भी तत्व हैं, जितने भी फैक्ट हैं, वो सारे के सारे आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। अगर उनमें गैप है कहीं भी, संचार के स्तर पे या भौतिक स्तर पे कोई भी गैप है, तो वो उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता। उसमें अंतः क्रियाओं का होना आवश्यक है, उसमें आदान प्रदान का होना, संप्रेषण का होना, संचार का होना आवश्यक है। तो ये एक जरूरी है। यानी प्रत्येक घटक, किसी भी व्यवस्था में बहुत सारे घटक हो सकते हैं, ABCDE 5 घटक है मान लीजिए, तो वो आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, तो वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। एक देखो सीमाएं, प्रत्येक व्यवस्था का प्रारंभ एवं अंत बिंदु है, जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हमें यह मानना है कि जो व्यवस्था है उसका स्टार्ट, प्रारंभ बिंदु भी है और अंत बिंदु भी है। तो व्यवस्था को हम कैद कर सकते हैं एक विशेष श्रृंखला में या जाल में। ऐसा नहीं है कि व्यवस्था में टीचर प्रिंसिपल के साथ जुड़ गया है, प्रिंसिपल बच्चों के साथ, बच्चे अभिभावकों के साथ, अभिभावक गांव के साथ, गांव वाले शहर के साथ, ऐसा नहीं होगा। शैक्षिक व्यवस्था को जब हम खोजेंगे तो कहीं ना कहीं हम जाके देखते हैं कि वो व्यवस्था है वो यहाँ से स्कूल के प्रिंसिपल से शुरू हुई और गार्जियंस तक या बच्चों तक सिमट गई है। तो प्रारंभ बिंदु उसका हम मान सकते हैं प्रशासनिक विभाग स्कूल का, और अंत बिंदु मान सकते हैं अभिभावक। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि प्रत्येक व्यवस्था का प्रारंभ एवं अंत बिंदु अवश्य होता है। चौथी जो विशेषता है वो मैंने लिखी है वैध बाध्यकारी शक्ति। किसी भी जो व्यवस्था है उसमें वैध, वाजिब और बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। तो आवश्यक नहीं है कि चौथी विशेषता किसी व्यवस्था में निहित ही हो, लेकिन मोटे तौर पर ये 4 जो विशेषताएं हैं वो किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था हो, शैक्षिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, उसमें ये पाए जाएंगे निश्चित रूप से। तो इस तरह से अगर हम देखें तो फिर राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ और परिभाषा बना सकते हैं। अब क्या होगा, राजनीति सब हम समझ चुके हैं, शक्ति का प्रयोग होगा, सत्ता का, प्रभाव का ये प्रयोग हो रहा हो यहाँ पे। अब जिस किसी भी व्यवस्था में शक्ति, सत्ता और प्रभाव का प्रयोग हो रहा हो तो उसके लिए हम क्या शब्द काम में ले सकते हैं, राजनीतिक व्यवस्था। तो राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ और परिभाषा ये हम पढ़ रहे हैं डेविड स्टन के अनुसार, क्योंकि स्टन ऐसे पहले राजनीतिक विचारक हैं, राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, जिन्होंने राजनीतिक व्यवस्था शब्द को चिन्हित किया है और इसको व्यापक तौर पर हमारे सामने लेके आए हैं, हमसे इस अवधारणा का परिचय करवाया है। तो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था की जो परफेक्ट परिभाषा है वो डेविड स्टन के द्वारा आती है। वो है, स्टन के अनुसार किसी समाज में अंतर क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है जिससे उस समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन किया जाता है। ये परिभाषा में रटना नहीं है, इसको समझना है। मैं पुनः आपके सामने किसी समाज में
निश्चित रूप से व्यवस्था का हिस्सा कोई न कोई व्यक्ति ही होगा। व्यक्ति समाज में रहता है, किसी भी समाज में, पर्टिकुलर किसी समाज की बात नहीं, किसी भी देश के समाज में, किसी भी राज्य के समाज में, किसी महाद्वीप के समाज में, कहीं भी हो सकता है। किसी समाज में अंतः क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था, अब समाज होगा तो उसमें समाज में व्यक्ति होंगे, समूह होंगे, और उन समूहों के बीच में अंतः क्रियाएं होंगी। अंतः क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है, जिससे इन समाज की जो व्यवस्था है उससे उस समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन किया जाता है। यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें मूल्यों का आवंटन किया जाता है। मूल्य शब्द देखो अपने आप में यहां पे अपरिभाषित है। मूल्यों को आपको समझना है। मूल्य को हमें पॉजिटिव सेंस में समझना है। सभी तरह के जो राजनीतिक मूल्य हैं, अगर बात कर ले हम राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक शुचिता, या फिर लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, ये सब मूल्य हैं। स्टर्न के अनुसार किसी समाज में अंतः क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है, जिससे उस समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन किया जाता है। किसी राजनीतिक समाज में या किसी समाज में जब राजनीतिक मूल्यों का आवंटन किया जाता हो, किस हद तक राजनीतिक दल, राजनीतिक सरकार, राजनीतिक क्रियाओं के द्वारा नागरिकों को या प्रजाजन को या उस देश की जो समस्त जनता है उसको समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, नैतिकता, कर्तव्य, ये किस प्रकार दिए जाते हैं, इस तरह की जो व्यवस्था है उसको हम बोलते हैं राजनीतिक व्यवस्था। तो पुनः मैं आपको इस परिभाषा का स्मरण करवा रहा हूं। राजनीतिक व्यवस्था स्टर्न के अनुसार इसकी परिभाषा है। स्टर्न के अनुसार किसी समाज में अंतर क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था, यहां पर समाज है वो राजनीतिक समाज नहीं है, लेकिन उस समाज में क्या हो रहा है, राजनीतिक मूल्यों का आवंटन हो रहा है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अधिकार, कर्तव्य। तो जिस ऐसी व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है, जिससे उस समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन किया जाता हो, मूल्यों का आवंटन हो रहा हो, मूल्य अलग अलग तरह से प्राप्त हो रहे हों। तो ये है इसकी परिभाषा। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के लिए जो विभिन्न राजनीतिक विचारक हैं उन्होंने अलग अलग शब्दावली काम में ली है। तो आपको देखना है कि क्या क्या लोग मानते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो अलग अलग शब्दीकरण है, चिन्हीकरण है, या जो वाक्यांश शब्दांश काम में लिए गए वो आपको देखने हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से ये बहुत बार आया हुआ सवाल है, सम्मिलित करवाता है जो परीक्षक है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि राजनीतिक व्यवस्था को विभिन्न विद्वानों ने किस तरह से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले स्टर्न राजनीतिक व्यवस्था को सत्तात्मक आवंटन, सत्ता का आवंटन किस हद तक होता है समाज में, उसको राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में देखते हैं। डहेल ये मानते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो शक्ति, नियम व सत्ता है। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था में 3 कंपोनेंट्स अवश्य होंगे, शक्ति का प्रयोग होगा, नियमों का पालन होगा और सत्ता का प्रयोग होगा। वेबर, जो मैक्स वेबर हैं, जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर, वो मानते हैं कि भौतिक अविवेक बल है ये। और इसके साथ आमंड और जो पावेल है वो ये मानते हैं कि वैधानिक एवं भौतिक सत्ता का प्रयोग है। राजनीतिक व्यवस्था में वैधानिक यानी नियमानुसार, कानूनी और भौतिक सत्ता का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमें समझना है। तो यह है राजनीतिक व्यवस्था। अगर हम बात कर लें राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के 2 मॉडल हमारे सामने हैं। आज के इस व्याख्यान में हम इन 2 मॉडलों का प्रयोग नहीं करेंगे, और आज के इस व्याख्यान में मैं आपको केवल 2 मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। एक मॉडल जो आया है वो 1953 में मैं आपको बता चुका हूं। जो डेविड स्टन है वो व्यवस्था उपागम राजनीति विज्ञान में या व्यवस्था विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। वो शुरुआत करने वाले राजनीतिक चिंतक हैं। हमें देखना है कि राजनीतिक व्यवस्था जो उपागम है, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने के जो 2 तरीके हैं वो केवल 2 हैं। एक तो डेविड स्टन का और दूसरा है आमंड और पावेल का। तो डेविड स्टन का जो मॉडल है उसको हम फ्लो मॉडल या प्रवाह प्रतिमान बोलते हैं। डेविड स्टन का ये जो मॉडल है, ये इनकी पुस्तक 1953 में एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, पॉलिटिकल सिस्टम। इस पुस्तक में इन्होंने व्यवस्था विश्लेषण शब्द का प्रयोग किया और व्यवस्था विश्लेषण को चिन्हित किया। पॉलिटिकल सिस्टम 1953 की पुस्तक है। अगर मैं बात कर लूं, ये जो इसका मॉडल है व्यवस्था विश्लेषण का, जो ये डेविड स्टन का जो मॉडल था, ये फ्लो मॉडल या प्रवाह प्रतिमान बोलते हैं। और इसका जो लोकप्रिय नाम है वो है आगत निर्गत मॉडल। आगत निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल। वो व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को कुछ इनपुट प्रदान करते हैं और फिर उसका आउटपुट जानते हैं। इस मॉडल का नाम है इनपुट आउटपुट मॉडल या निवेश निर्गत मॉडल भी इसको बोला जाता है। आगत निर्गत को निवेश निर्गत मॉडल भी बोला जाता है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण मॉडल है। दूसरे किसी व्याख्यान में इस मॉडल की जो मुख्य बातें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो व्यवस्था विश्लेषण का जो दूसरा मॉडल है वो आमंड और पावेल का है। आमंड और पावेल का जो मॉडल है
उस मॉडल का नाम है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल या संरचनात्मक प्रक्रियात्मक प्रतिमान। राजनीतिक व्यवस्था की जो संरचनाएं हैं और प्रक्रियाएं हैं उनके माध्यम से आमंड और पावेल राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हैं। तो किसी दूसरे व्याख्यान में हम आमंड और पावेल और डेविड स्टन का जो प्रभाव प्रतिमान मॉडल है उसकी बात करेंगे, लेकिन हमें आज के इस व्याख्यान में मोटे तौर पर यह समझना है कि राजनीतिक व्यवस्था किसका नाम है। तो मैंने दो शब्दावलियां प्रयुक्त की हैं, राजनीतिक क्या होगा और व्यवस्था क्या होती है। तो राजनीतिक और व्यवस्था को जब हम जोड़ते हैं, दोनों को अलग अलग अर्थ जान के हम राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा निकाल सकते हैं। और राजनीतिक व्यवस्था की ये जो परिभाषा मैंने लिखवाई है ये स्टन की परिभाषा है, अपने आप में परिपूर्ण परिभाषा है ये। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आज का जो व्याख्यान था उसमें आपने राजनीतिक जो व्यवस्था है इसको ठीक से समझ लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।